हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की इस कक्षा में हम गुप्त काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 2-3 साल तक वेट करें। बीएड करने के बाद में हमारे पास जो समय है उस समय का पूरा उपयोग करना है। उपयोग भी इस तरह से करना है कि 100% हमें देना है और एक बार जमकर तैयारी करनी है। किसी भी प्रकार से हमें कोई कमज़ोरी नहीं छोड़नी है। अगर कोई कमज़ोरी रहती है और फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका मतलब है कि सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या है कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी रही है। उस कमज़ोरी को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। इसलिए पहले हम पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं, उनका व्याख्या करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर विस्तार से पढ़ाते हैं ताकि आपका संपूर्ण चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाए। बात करेंगे आज गुप्तकाल की। गुप्तकाल की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक आपके गुप्तकाल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अगर गुप्तकाल की बात करें तो यहाँ से 2024 में सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग में 2 क्वेश्चन आए थे। कहाँ से? यहाँ से 2024 में जो अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2024 में, इससे 2 क्वेश्चन आए थे संस्कृत विभाग में। एक पहला क्वेश्चन क्या था? गुप्तकालीन जो पुस्तक थी, गुप्तकालीन पुस्तक की कौन सी? गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत। रोमक सिद्धांत किससे संबंधित थी? ये वाला क्वेश्चन आया था आपके पहला वाला। रोमक सिद्धांत किससे संबंधित थी? तो ये खगोल शास्त्र से संबंधित थी। खगोल शास्त्र ये वरामिरे की पुस्तक थी, तो खगोल शास्त्र से संबंधित थी। इसका आंसर ये था। दूसरी तरफ एक क्वेश्चन और आया था यहाँ से, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। रिट वालों के भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों में ही बराबर बात है। एसएसटी में महत्वपूर्ण अध्याय है अगर बात करें तो ये आपके अंतिम अध्याय है प्राचीन भारत का गुप्तकाल। इसके बाद में फिर मध्यकाल का इतिहास मिलता है, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल काल, ये आपकी अंतिम है। यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आपके जैसे विष्णु शर्मा का, आपको विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र है। इसी तरह दंडिनी की जो पुस्तक है दशावतार, इनका मिलान करने वाला था। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके पुस्तकों से आए थे। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अभी तक आपके 2010 से लेकर 2024 तक के कौन कौन से क्वेश्चन इस अध्याय से आए हैं, ये भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पर आए हैं, तो बात करते हैं। अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2010 में आया था, ये सेकंड ग्रेड में। सुदर्शन झील का सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन रिट में आते हैं, रिट के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आते हैं। दोनों में बात बराबर है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपके रिट अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में थोड़ा विस्तार से है, बिल्कुल सेम टॉपिक है। और रिट की कर रहे हो तो रिट के लिए आप सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हो। दोनों में ही बिल्कुल समान है, दोनों में ही बहुत उपयोगी है। यहाँ बात करेंगे 2010 का क्वेश्चन था कि सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? किस शासक ने करवाई थी? और यही क्वेश्चन वापस ये वाला सुदर्शन झील वाला, यही क्वेश्चन आपके 2011 में पूछा गया। कौन सा वाला? ये सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? जिस तरह से अभी आपके मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, कौन सा वाला देख लो यहाँ पर। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा बाद में। तो दोनों का आंसर क्या था? दोनों का आंसर एक ही था कि इसका जो निर्माण, जो पुनरुद्धार करवाया है वो स्कंद गुप्त के समय हुआ। स्कंद गुप्त। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन शासक। 2011 में एक क्वेश्चन और था, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार शासन सही है? तो काल क्रमानुसार पहले कौन था? जैसे श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच था, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, रामगुप्त था, चंद्रगुप्त सेकंड था। इस तरह से जो क्रम आपको वहां पर ध्यान देना था। अगला जो क्वेश्चन था वो देखो यहाँ पर, प्रयाग प्रस्तुति की रचनाकार कौन थे? प्रयाग प्रस्तुति का जो रचनाकार कौन था? हरिसेन था। ये वाला प्रयाग प्रस्तुति वाला आपने कहा, आपने मौर्य काल में पढ़ा था। प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख जो अशोक का था, उस पर किस किस के लेख मिलते हैं? अशोक का मिलता है, जहांगीर का मिलता है, और किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। और बीरबल का नाम भी प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख में ही मिलता है।
इस बात को यहाँ पर ध्यान दोगे। यही क्वेश्चन वापस देखो, प्रयाग प्रस्तुति वापस रिपीट हो गई यहाँ पर। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की कितनी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है? समुद्रगुप्त के कितने सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है प्रयाग प्रस्तुति में? देखो यहाँ पर, तो प्रयाग प्रस्तुति में 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। कितने? 5 सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। ये अलग अलग है। आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, गौरी शंकर ओझा ने गुप्त शासकों को क्या बताया? यानी कि गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, क्या थे? तो यहाँ पर अगर बात करें तो गौरी शंकर ओझा गुप्त शासकों को यहाँ पर क्षत्रिय बताते हैं। क्या बताते हैं? क्षत्रिय। लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रमाणिक जो बात है वो ये है कि जो गुप्त थे, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। कुषाण जो कनिष्क था, कुषाण वंश था, उसके अधीन काम करते थे। बाद में इन्होंने मौर्य काल के बाद में गुप्त शासकों ने पूरे भारत में एक वर्ध साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे। आगे देखो समुद्रगुप्त, देखो सीमावर्ती राज्य ने पूछा, प्रयाग आपकी पूछा, वापिस ना देखो। निम्नलिखित में समुद्रगुप्त ने किसके प्रति कन्यापायन की नीति अपनाई थी? कन्यापायन, अलग अलग नीति अपनाई थी। उत्तरी राज्यों के लिए अलग, दक्षिण राज्यों के लिए अलग। कन्यापान की जो नीति अपनाई थी वह विदेशी शासकों के लिए अपनाई थी। किसके लिए? विदेशी शासकों के लिए उसने कन्यापान की नीति अपनाई थी। अगला, किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की? तो विशाखा दत्त। देवी चंद्रगुप्तम, इसमें देवी चंद्रगुप्तम में विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश में शूद्र बताया था। वो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। यही क्वेश्चन थे जो अभी तक आपके पूछे। अब यहाँ से चलते हैं, विस्तार से बढ़ते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, अगर गुप्त शासकों की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत होती है वो श्रीगुप्त से होती है। कहाँ से? श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त को यहाँ पर श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थापक। किसमें कहा गया है? प्रयाग प्रस्तुति में। प्रयाग प्रस्तुति में श्रीगुप्त को श्रीगुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। श्रीगुप्त अगर बात करें तो ये अगर इसमें कहा गया है कि श्रीगुप्त पहले लिच्छियों का सामंत था। किसका? लिच्छियों का। किसने? स्मिथ और जायसवाल के अनुसार। स्मिथ और जायसवाल तो श्रीगुप्त को लिच्छियों का शासक मानता है, बाकी लिच्छियों से संबंध बाद में बने थे। लेकिन जो प्रमाणिक चीजें हैं उसके अनुसार श्रीगुप्त एक तरह से बात कर सकते हैं कि कुषाणों का सामंत था, लेकिन जो स्मिथ और जायसवाल इनको लिच्छियों का सामंत मानता है। तो प्रथम संस्थापक शासक कौन माने? संस्थापक, यहां संस्थापक बात कर रहे हैं। दूसरा हुआ घटोत्कच, जिसको सर्वप्रथम अभिलेखों में, किसमें? अभिलेखों में के अनुसार सर्वप्रथम इसने महाराज की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम गुप्त शासकों में महाराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? घटोत्कच था। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त प्रथम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, और यही पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि इससे पहले किसने नहीं दी। साथ में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपको पता होगा कनिष्क ने एक शक संवत चलाया। शक संवत कब चलाया था? वो कनिष्क ने एक शक संवत की स्थापना की, वो था 78 ईस्वी में। शक संवत कब था? 78 ईस्वी में। और गुप्त संवत कब था? 319 ईस्वी में। दोनों में अंतर कितना हुआ? 78 319 में दोनों में 241 वर्षों का अंतर है। एक क्वेश्चन आ चुका है, शक संवत और गुप्त संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो देख लो 78 और 319 दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों का अंतर मिलेगा। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का प्रथम वास्तु संस्थापक माना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और साथ में ही इसने लिच्छियों की जो राजकुमारी थी, अब जैसे स्मिथ और जायसवाल ने श्रीगुप्त को लिच्छियों का सामंत बताया, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने तो
लिच्छियों की जो राजकुमारी थी प्रभा, जो कुमार देवी थी, उस कुमार देवी से विवाह किया। ये प्रथम प्रतिलोम विवाह था। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? वो जो वर तो उच्च कुल का होता है, वो दो निम्न कुल की होती है। तो कुमार जो आपके न्याय है, तो ये आपके कुमार देवी से जो विवाह किसने किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम था। इसलिए ये लिच्छियों की थी। अगर यहाँ मैं बात करूंगा समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छियों का दोहित्र कहता है। लिच्छियों का दोहित्र क्यों? जब कुमार देवी का जो पुत्र है समुद्रगुप्त, तो इसके नानाजी कौन हुए? नानाजी समुद्रगुप्त के लिच्छवी ही हुए। तो ये स्वयं को समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र कहता है। कौन सा शासक स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहता है? तो समुद्रगुप्त कहता है, क्योंकि समुद्रगुप्त कुमार देवी का पुत्र था। और कुमार देवी कौन थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। और कुमार देवी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों के संतान कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त गजब का शासक था। इस शासक के मुकाबला अगर देखें तो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहते हैं। सही है, भारतीय नेपोलियन है। लेकिन अगर बात करें तो इस पर आक्षेप किया जा सकता है। नेपोलियन जो फ्रांस का शासक था, उसको इंग्लैंड ने, बात करें रूस ने, उन्होंने अलग अलग देशों ने मिलकर नेपोलियन को कितनी बार हराया था और बाद में हराकर उसको कैद भी कर दिया था। तो नेपोलियन से कितनी बार लड़ाई हारा था। लेकिन यहाँ पर समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी बड़ा शासक था। बस उपाधि है किसने? स्मिथ ने। स्मिथ था, वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और प्रयाग परिस्थिति में जो अरिसेन की थी, प्रयाग परिस्थिति में नेपोलियन को 100 युद्धों का विजेता कहा है। प्रयाग में तो क्या कहा है? 100 युद्धों का विजेता। और साथ में ही वी स्मिथ ने इसे समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। अलग अलग है। अब बात करते हैं, इसके दरबार में ही हरिसेन था। हरिसेन ने बात करें प्रयाग परिस्थिति की रचना की। लेकिन इस प्रयाग परिस्थिति को उत्कीर्ण करने वाला, जिसे कहते हैं ना कि अपन तो बोल देते हैं लेकिन लिखने वाला अलग रहता है। तो इसको लिखने वाला कौन था? तिलबट था। कौन था? तिलबट के द्वारा इस प्रयाग परिस्थिति की उत्कीर्ण किया गया। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तिलबट का बात करें, विंसेंट स्मिथ उपजीवी काव्य क्या था? उपजीवी काव्य स्वयं समुद्रगुप्त के द्वारा रचा गया था। इसकी पुस्तक थी। इसे कवि राजा भी कहते हैं। स्वयं कवि भी था। इसने 6 अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे सोने के। समुद्रगुप्त ने अलग अलग प्रकार के, जैसे इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए, यानी कि संगीत प्रेमी था, कवि भी था, जिसकी पुस्तक उपजीवी काव्य था। वीणा वादन बजाते हुए इसके सिक्कों पर मूर्ति है। अलग अलग शौकीन था। गरुड़ ध्वज था, अश्वमेघ था, धनुधारी, अलग अलग चीजें मिलती हैं इस पे समुद्रगुप्त के बारे में। और इसने, जैसे क्वेश्चन आया था आपके कि इसने कन्यापुन की नीति किसके लिए अपनाई थी? विदेशी शासकों के लिए। और साथ में इसने आर्यावर्त के 9 शासक थे उनके लिए प्रबोधन की जो नीति अपनाई। और जो 8वीं जो दक्षिणी, जो आर्यावर्त तो उत्तर में थे, भारत के उत्तर में आर्यावर्त। और 8वीं में कितने राज्य थे? तो 8वीं में 12 राज्य थे, जो दक्षिण भारत के राज्य थे। 12 राज्य, और आर्यावर्त के 9 और 8वीं के 12। इन 8वीं राज्यों के लिए इन राज्यों को हराया था। उत्तर में तो 9 आर्यावर्त के 9 राज्यों को इसने पराजित किया। और दक्षिण में 8वीं के 12 राज्यों को इसने पराजित किया। और इन दक्षिण के 12 8वीं राज्यों के लिए इसने गरन मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। यानी कि उनको जीत तो लिया लेकिन वापस उनको छोड़ दिया शासन करने के लिए। भाई उसने अधीनता स्वीकार कर ली। और इनके प्रभासोदोरन का उपाधि आर्यावर्त के लिए तो कठोर नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रभासोदोरन की उपाधि उत्तरी राज्यों के लिए यानी कि आर्यावर्त, गरन मोक्षानुग्रह की नीति दक्षिणी राज्यों के लिए, कन्यापुन की नीति विदेशी शासकों के लिए इसने अपनाई थी। अब देखो, मैंने कहा था समुद्रगुप्त कौन था? कुमार देवी का पुत्र था। तो स्वयं को यह प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त स्वयं को प्रयाग परिस्थिति में लिच्छियों का दोहित्र बताता है।
समुद्रगुप्त क्या बताता है स्वयं को? लिच्चियों का द्योतिर बताता है। साथ में प्रयाग परिस्थिति में इसको लिच्चियों का द्योतिर बताया गया, इसको 100 युद्धों का विजेता बताया गया। प्रयाग परिस्थिति अरिसेन की है, इसको उत्कीर्ण करने वाला तिलबट है। साथ में ही यह विशुद्ध संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इसमें गद्य और पद दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, और गद्य और पद को मिलाकर जो भाषा होती है उसको चंपू से लिखते हैं। अगर इसमें गद्य और पद दोनों है तो उसको चंपू से लिखते हैं। बहुत सी बार हिंदी में चलता है चंपू क्या है, चंपू का मतलब क्या है? जिसमें गद्य और पद में दोनों में लिखा हुआ हो उसे चंपू कहते हैं। तो प्रयाग परिस्थिति चंपू से में लिखी हुई है, ब्राह्मी लिपि में है, विशुद्ध संस्कृत में लिखी हुई है, जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। वसुबंध भी इसके दरबार में था, जो बौद्ध भिक्षु था, जिसने इसको समुद्रगुप्त ने इस वसुबंध को शरण दी थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको इतनी जानकारी तो याद होना ही आवश्यक है। बात करेंगे समुद्रगुप्त के बाद में शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इनके बीच में एक छोटा सा शासक और मिलता है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक छोटा शासक मिलता है, रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में माना जाता है कि रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, लेकिन वो अयोग्य शासक था। और रामगुप्त के समय क्या हुआ कि रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया रामगुप्त के ऊपर, और रामगुप्त के ऊपर आक्रमण करने के कारण रामगुप्त ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और अपनी पत्नी को रामगुप्त अपनी पत्नी जो पत्नी थी इसकी दुर्व देवी को शकों को सौंपने के लिए तैयार हो गया। और शकों को सौंपने के लिए तैयार हो गया, तब इसका पता चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा, तो इसने इसको अपनी इसकी गद्दी से हटाया और शकों को इसने हराया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। और जो इसकी पत्नी थी रामगुप्त की, इसके बड़े भाई की भाभी दुर्व देवी से बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया। समझ में आया आपको? तो रामगुप्त के बाद में कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने किसको हराया? शकों को हराया। शकों के हराने के कारण इसको शकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकारी। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसको देवराज भी कहते हैं, देवगुप्त भी कहते हैं। और जो शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय को इसने हराया था, और उसको बाद में उसकी दुर्व देवी की देवी थी रामगुप्त की पत्नी, उससे भी इसने विवाह किया था। तो इसको विक्रमादित्य, शकारी, देवराज, देवगुप्त भी इसको अलग अलग उपाधियां थी जो इसने धारण की थी। सेकंड का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अगर मैं बात करूंगा तो अलग अलग है। सेकंड का मतलब शकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसके शासनकाल में ही एक चीनी यात्री आया था, फाहियान। चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, जिसने फाको की एक पुस्तक लिखी थी, फाको की। तो फाहियान किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। और इसके समय ही गुप्त काल में जो 9 रत्न की एक सभा थी। क्या थी? एक 9 रत्न की सभा। और पाटलिपुत्र, उज्जैन, इसके 2 प्रशासनिक 2 राजधानियां इसने बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और 9 रत्न भी इसके दरबार में थे। 9 रत्न कौन कौन से थे उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर बात करें यहाँ पर तो जो प्रभावती गुप्त थी, प्रभावती गुप्त की जो पुस्तक थी, तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह रुद्रसेन तृतीय से वकाटक शासक से किया गया, और कुबेर नागा से जो विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर किया। प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है, पूना अभिलेख, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पूना में प, प्रभावती में भी प है, अब पूना में भी प है। तो पूना अभिलेख का संबंध किससे है? तो प्रभावती गुप्त का इसका संबंध है। इसमें अश्वमेघ 1 का पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ 1 करवाया था। किसे अभिलेख में पता चलता है? समुद्रगुप्त के बारे में ये पता लगता है कि उसने एक अश्वमेघ 1 करवाया था, और वो अश्वमेघ 1 की जो जानकारी मिलती है वो पूना अभिलेख से मिलती है। और पूना अभिलेख किसका था? प्रभावती गुप्त का, जिसका विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन तृतीय से किया गया था। ठीक है, प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख, जिसमें क्या मिलता है? समुद्रगुप्त के बारे में मिलता है कि उसने अश्वमेघ 1 करवाया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त तृतीय के बाद में उसका पुत्र कुमार गुप्त बनता है। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमार गुप्त ने ही की थी यहाँ पर। और जो सर्वाधिक जो अभिलेख हैं
गुप्त शासकों में जो सर्वाधिक अभिलेख है वह कुमार गुप्त के ही मिलते हैं, सर्वाधिक अभिलेख। और प्रथम गुप्त शासक था कुमार गुप्त, जिसके अभिलेख बंगाल में मिले हैं। कहां पर? बंगाल में। और हुन शासक इसके समय प्रारंभ हो गए थे कुमार गुप्त के समय। शक जो आक्रमण थे, शक आक्रमण का जो चंद्रगुप्त तृतीय ने ही सामना वहां पर कर लिया था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। या आप देखो यहाँ पर स्कंदगुप्त के समय हुनों के आक्रमण भयंकर होने लगे। बेतरी अभिलेख था, बेतरी अभिलेख एक जानकारी देता है कि स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण हुए और स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह पराजित किया। ये भी जानकारी बेतरी अभिलेख से मिलती है। जैसे एक था एरन अभिलेख भानुगुप्त का, एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उस समय सती प्रथा थी। अब बेतरी अभिलेख से मिलता है कि स्कंदगुप्त के समय उन्होंने आक्रमण किया और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी इसके समय ही हुआ। किसके समय? इसके समय। और स्कंदगुप्त ने 664 ईस्वी में चीन का जो सम्राट था सांग के दरबार में अपना दूत भी भेजा था। साथ में इसने अपनी राजधानी को अयोध्या में भी स्थानांतरित किया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। बाद में वापिस लौटा गया था। लेकिन अयोध्या में ले जाने वाला एकमात्र शासक कौन था? स्कंदगुप्त, जिसने अयोध्या को थोड़ा समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था स्कंदगुप्त में। और विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, ये आपके शासक हुए। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे कौन कौन थे? देखो, नंबर 1 कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग बहुत सी रचनाएं जिनको देखेंगे। धन्वंतरी आयुर्वेद का, अमर सिंह, वरामिहिर के बारे में पूछा गया था। कौन सा वाला? अभी की जो 2024 में क्वेश्चन रोमक सिद्धांत कैसे संबंधित थी, वरामिहिर के बारे में बहुत सी चीजें हैं। गटकर पर, वेताल भट्ट, वररुचि, सप, नक, शंकु, ये आपके 9 रत्न हैं। तो 9 रत्न आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके यहाँ पर रिट 2018 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन सा 9 रत्न नहीं था। तो 9 रत्न आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, गटकर पर, बेताल भट्ट, वररुचि, सपनग, शंकु, ये आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। ये आपके 9 रत्न थे। ये आप बाबा पढ़ोगे, अपने हिसाब से करोगे तो अपने आप इसको सीख जाओगे। अब प्रमुख जो साहित्य की जो रचना हुई गुप्त काल में कौन कौन सी थी? देखो, कालिदास था भारत का शेक्सपियर। इसने कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संगारम, मालवा मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ये आदि इसने रचनाएं की थी। और वी स्मिथ ने इसको भारत का शेक्सपियर भी कहा था। वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को तो भारत का क्या कहा था? नेपोलियन कहा था। और कालिदास को इसने वी स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर भी कहा था। अंग्रेजी के महान विद्वान थे, महान रचनाकार थे शेक्सपियर। उनकी तुलना कालिदास से की गई है। विशाखादत्त है। विशाखादत्त की जो रचनाएं है देवी चंद्रगुप्तम, जो पूछा गया 2022 में क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। शूद्र के मत्स्यकटिकम, जिनसेन की हरिवंश पुराण, फाहियान की फाको की, फाहियान लगभग 12 वर्ष तक रुका था। कहां पर? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। फाको की जो 12 वर्ष तक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो दरबार में रुका था। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, बाइबल के बाद में सर्वाधिक प्रतियां इसकी बिकी है पूरी विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। पंचतंत्र जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। बास की स्वपन वासवदता, ये रचनाएं आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, ये साहित्यिक रचनाएं हैं। इसी तरह से अभिलेख हैं गुप्त काल के अलग अलग। नंबर 1 है प्रयाग अभिलेख। अब प्रयाग अभिलेख किसके समय था? आपके यहाँ पर समुद्रगुप्त के समय था, अरिसेन का था। इसमें अशोक, जहांगीर, बीरबल के नाम भी मिलते हैं, उसके अभिलेख भी है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का था, 510 ईस्वी का, सागर में मिला है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख जो आपको मैंने बता दिया। महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का था। महरौली जिसमें लोह स्तंभ की जानकारी मिलती है, जिसमें 98% लोहा है, खुला ही है। महरौली स्तंभ लेख कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में 98% लोहे का प्रयोग हुआ है। लेकिन इतने साल हो गए, खुले में, धूप में, बरसात में समय खड़ा हुआ है, लेकिन आज दिन तक उस पर जंग नहीं लगा है। जो उस समय की दादू सोतन की
कला का बहुत उत्कृष्ट प्रमाण है। यानी कि इतने साल के बाद में भी एक खुले में लोहा का एक स्तंभ खड़ा हुआ है और इतने साल होने के बाद में भी अभी तक भी उस पर तिनका भर भी एक जंग नहीं लगा है। तो उस समय कितनी शानदार टेक्निक रही होगी, क्यों वहाँ धातु शोधन की क्यों इतनी शानदार बनानी आती होगी। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त का समय का था, जो वत्स भट्टी ने लिखा था। यह क्वेश्चन भी अभी आया है मंदसौर अभिलेख इसमें प्री में 2025 में कि मंदसौर अभिलेख किसका था, कुमार गुप्त के समय का था, वत्स भट्टी ने लिखा था। उदयगिरी का गुहा लेख है, जूनागढ़ लेख है, जूनागढ़ लेख स्कंद गुप्त का था। जूनागढ़ अभिलेख में ही गुप्त संवत का उल्लेख है। गुप्त संवत की स्थापना आपको पता, गुप्त संवत किसने चलाया, 319 ईस्वी में किसने चलाया था, ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। हुन आक्रमण की सूचना, हुन आक्रमण किसके समय हुआ, हुन आक्रमण स्कंद गुप्त के समय हुआ, ये पता। साथ में B3 अभिलेख में मिलता है इसका उल्लेख। परमदत्त के पुत्र ने इसका पुनरुद्धार चक्रपाली ने जो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार किया, साथ में सुदर्शन झील के किनारे ही चक्रपाली ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सुदर्शन झील के किनारे जो परमदत्त का पुत्र था चक्रपाली, उसने यहाँ पर सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये इसमें किसमें मिलते हैं, ये आपके पूरे इसमें जूनागढ़ लेख में मिलते हैं। साथ में बात करेंगे प्रशासन की, बात करेंगे तो प्रशासन के लिए यहां पर प्रांतीय शासन था, सबसे ऊपर था देश था। तो देश का जो शासक था वो कहलाता था राष्ट्रिक। क्या कहता था, राष्ट्रिक। देश के नीचे राज्य थे, राज्य को भुक्ति कहते हैं, भुक्ति। और भुक्ति का जो शासन संभालते थे उसको कहते थे उपरिक। क्या बोलते थे उनको, उपरिक। अब देखो यहाँ पर भुक्ति में ऊ की मात्रा है और यहाँ पर भी ऊ है आगे, तो भुक्ति में ऊ की मात्रा, तो ऊ से क्या बना, उपरिक। तो बहुत सी बार इन पर कंफ्यूजन था, भुक्ति का कौन था, उपरिक। इसका जो आधिकारिक जो व्यक्ति था, राज्यपाल जो बोलते, राज्यपाल कौन था, उसको उपरिक कहते थे। भुक्ति में बू में ऊ की मात्रा है, ऊ से क्या बन रहा है, उपरिक। विषय का विषयपति था। अलग अलग मंदिर मिले यहाँ पर। अगर बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग मंदिर गुप्त काल के, सांची का मंदिर गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर अगर बात करेंगे तो इस मंदिर में अगर बात करेंगे तो इसमें B3 गांव का मंदिर एक कानपुर में है, टिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर में है, बुमरा का शिव मंदिर सताना में है, नाचना कुटार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही पूरे मंदिर है। ये टिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर MP में है, बुमरा का शिव मंदिर सताना MP में है, नाचना कुटार का पार्वती मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग ये मिले हैं। साथ में यहाँ पर जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ है वो नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। और नागर शैली में भी कौन सी शैली थी, मथुरा शैली थी। अलग अलग शैलियाँ होती है, गांधार शैली होती है, अमरावती शैली होती है, मथुरा शैली होती है। लेकिन गुप्त काल में जो मंदिर बने वो मथुरा शैली में बने थे। मथुरा शैली में साथ में भारत की जो उत्तर दो शैली आती है, एक तो उत्तर भारत की तो बोलते हैं नागर शैली, और दक्षिण भारत की शैली बोलते हैं उसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। दो शैलियाँ होती है, और एक होती है वेसर शैली। भारत की बात करें तो भारत में 3 शैलियां हैं। उत्तर भारत में तो नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों शैलियों का मिश्रण जो होता है उसको बोलते हैं वेसर शैली। क्या बोलते हैं, वेसर शैली। इसी तरह 3 तरह की कला होती है, मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला। गांधार कला मिलती है अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में, मथुरा कला मिलती है भारत के उत्तर भाग में, और अमरावती कला मिलती है दक्षिण भारत में। अमरावती कला में सफेद पत्थर का उपयोग हुआ है, ये बात यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर नागर शैली में जो मंदिर बने और मथुरा शैली की मूर्तियां बनी, और मूर्तियों में प्रथम बार वस्त्रों का प्रयोग किया गया, क्योंकि कुषाण काल में जो मूर्तियों का जो निर्माण किया गया वो नग्न अवस्था में किया गया था। नग्न अवस्था में कुषाण काल में तो नग्न अवस्था में मूर्तियों का निर्माण हुआ था, लेकिन गुप्त काल में ही सर्वप्रथम मूर्तियों में वस्त्र पहनाने की परंपरा शुरू हुई। और सर्वप्रथम इसी काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, और शिखर का निर्माण भी इसी समय हुआ। गुप्त काल में बहुत से काम गुप्त काल में ही शुरू हुए थे। वैसे कहा जाता है कि जो मंदिरों का जो मिलता है, तो मंदिरों का जो उल्लेख मिलता है यहाँ से ही मिलता है गुप्त काल से, उससे पहले कोई मंदिरों का कोई नहीं मिलता। बाकी जरूर है कि जैसे मूर्ति पूजा का जो उल्लेख मिलता है यहाँ से ही मिलता है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपतिनाथ की जो मिली है, उसमें भी ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा थी। उसके बाद में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में
कोई प्रमाण नहीं मिला मूर्ति पूजा का। लेकिन उसके बाद में न कुषाण काल में मिला न किसी में मिला। बाकी फिर बाद में यहाँ पर मूर्तियों का गुप्त काल में शुरू होता है, मंदिरों का निर्माण भी यहाँ से शुरू होता है गुप्त काल से। उससे पहले कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है भारत में। साथ में ही गुप्त काल में ही कुर्म वाहनी यमुना और मकर वाहनी गंगा मूर्तियों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि कुर्म वाहनी यमुना और मकर वाहनी गंगा मूर्तियों का निर्माण किसके समय हुआ, तो गुप्त काल के समय ही हुआ था। और शिव का जो एकमुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण भी इसी समय ही हुआ था। एक लिंगी और चतुर्लिंगी भगवान शिव का जो शिवलिंग थे, एकमुखी चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण भी इसी समय हुआ था। चित्रकला में बात करेंगे तो चित्र, ये मंदिर हुए, मंदिर के बाद में चित्रकला है। यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा और बाघ की गुफा में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि अजंता की जो गुफाएं थी, इन गुफाओं में तो केवल धार्मिक विषयों के चित्र बने हैं, और जबकि बाघ की जो गुफाएं थी इसमें लौकिक जीवन के, यानी कि जो संस्कृति, लौकिक जो संस्कृति है मानव सभ्यता की, उसके चित्र बने हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इसमें अजंता की गुफाओं में कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं। 29 में से 4 चैत्य हैं और 25 विहार है। चैत्य का मतलब जहाँ पूजा करते हैं, विहार का मतलब जहाँ पर रहते हैं, बौद्ध चीजें होती है। तो 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाओं में से 4 चैत्य, 25 विहार, जिसमें गुफा नंबर 16 और 17 गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ से ही महत्वपूर्ण जो गुफा है 16 और 17 वो बहुत महत्वपूर्ण है। 16 नंबर की गुफा में यहाँ पर मरनासर राजकुमारी का चित्र मिलता है। मरनासर राजकुमारी कौन सी गुफा में? 16 नंबर की में। और 17 नंबर की गुफा में बुद्ध का ग्रह त्याग, राहुल का समर्पण चित्र यहाँ पर मिलता है। दोनों ही बहुत फेमस चित्र है दोनों, कि मरनासर राजकुमारी का जो चित्र गुफा नंबर कौन से मिलता है, और जो यहाँ पर आपकी दोनों ध्यान रखना। और बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें संख्या कुल कितनी है? यहाँ पर 9 है। बाघ की गुफाएं कितनी? कुल 9 पर है। और अजंता की गुफाएं कुल कितनी है? यहाँ पर 29 गुफाएं हैं। अन्य बात करेंगे। इसी तरह से गुप्त काल में षड दर्शनों का निर्माण हुआ। षड दर्शन क्या है? तो षड दर्शन में आप यहाँ पर ध्यान देना, अलग अलग षड दर्शन में कौन से मिलती हैं। तो जैसे न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, ये अलग अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे न्याय दर्शन की रचना किसने की? तो न्याय दर्शन है गौतम के द्वारा, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, वैशेषिक दर्शन कनाद के द्वारा, मीमांसा दर्शन जीवनी के द्वारा, और वेदांत या उत्तर मीमांसा सबसे बाद में बाद नारायण, सबसे बाद के जो दर्शन है सबसे बाद वाला, और बाद नारायण के द्वारा लिखा गया। सबसे बाद नारायण, बाद नारायण कौन सा? उत्तर मीमांसा या वेदांत है। इच्छा दर्शन आपको ध्यान देना है। न्याय दर्शन, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर, इच्छा दर्शन आपको, इसको षड दर्शन भी बोलते हैं। इच्छा दर्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। बात करेंगे आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ था, कुसुमपुर में 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने इसने सूर्य सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट किताब लिखी जो 4 खंडों में है। आर्यभट्ट इसने सूर्य सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। और जो इसकी पुस्तक थी कौन सी? आर्यभट्टीय, जो कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। और 10 गीतिका इसकी दूसरी पुस्तक है, 10 गीतिका आर्यभट्ट की। ठीक है। इसी तरह से वरामरी उज्जैन का निवासी था, जिसने वर्ध संहिता, पंचसिद्धिका, वर्ध जातक, लघु जातक यहाँ पर पुस्तकें लिखी। वर्ध जातक, लघु जातक, पंचसिद्धिका, वर्ध संहिता, उज्जैनी आदि पुस्तक इसकी थी। इसके बाद में ब्रह्मगुप्त था। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में जालोर में बेनमाल में हुआ। इसने ब्रह्म सिद्धांत, खंड काव्य आदि 2 पुस्तकें लिखी। सुश्रुत जो सर्जरी का जो मानव बेटा था, जिसने 121 सर्जरी के उपकरण बनाए थे। वाग्भट की जो पुस्तकें थी अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय वाग्भट की थी। नागार्जुन ने पारे की खोज की थी। पाल काप्य की जो पुस्तक थी अस्तारूर वेद, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अस्तारूर वेद। ये चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर ये गुप्त काल के बारे में बताया। तो गुप्त काल के बारे में आपको इतनी चीजें याद होना ही आवश्यक है। ठीक है। तो ये आपका प्राचीन भारतीय इतिहास संपूर्ण हुआ। यहाँ से आपके रिटर्न हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ। सेकंड ग्रेड में तो यहाँ से आपके 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होना चाहिए। रिटर्न में भी यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे, तो ये आपके यहाँ से भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी चीज़ें आपको वहाँ पर ऐप पर उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।